Hello friends, welcome to Adams Economics, Easy Economics for the Beginners. This is Taksha Gupta. So today we are going to start with collection of data part 3. जैसा कि आप सब जानते होंगे कि पार्ट 2 में हमने क्या किया था, पर्सनल इंटरव्यूज़ के फर्स्ट टाइप को डिस्कस किया था, पर्सनल इंटरव्यूज़ को अंडरस्टैंड किया था एंड उसके फर्स्ट टाइप को डिस्कस किया था. तो आज हम उसके फर्दर आगे 2 टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं. तो आई होप यू वुड लाइक माई लेक्चर. तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, बिकॉज अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो आपको मेरी आगे आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ की डिटेल नहीं मिलेगी, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी. सो इसीलिए प्लीज़, ओके. सो थैंक यू गाइस. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. तो आज हम पढ़ेंगे पर्सनल इंटरव्यू के बाकी के 2 टाइप्स. पहला टाइप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो कि है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. ठीक है फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है. तो आज हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स, इन 2 टाइप्स को हमें पढ़ना है. अब फ्रेंड्स, जहाँ तक इन 2 टाइप्स की बात है तो इनमें क्या है कि हम जब बात करते हैं अपने इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की ना, तो इसमें मीनिंग तो मैंने आपको इसका क्लियर कर लिया है. ठीक है, इन दोनों चीज़ों का, इन तीनों का एक्चुअली. बट आज जो हम पढ़ेंगे इनकी यूजेबिलिटी को पढ़ेंगे और इनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को पढ़ेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, कि यूजेबिलिटी कहाँ है, कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं और इसके मेरिट्स क्या है और इसके डीमेरिट्स क्या है. इन अ वेरी सिमिलर वे इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज में भी हम यही पढ़ेंगे कि इसकी यूजेबिलिटी क्या है, मेरिट्स क्या है और डीमेरिट्स क्या है. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन से. तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, जैसा कि मैंने आपको मीनिंग इसका बताया हुआ है, इसका मीनिंग क्या है फ्रेंड्स, कि इस मेथड में हम इंफॉर्मेशन जो है डायरेक्टली उस पर्सन से नहीं कलेक्ट करते हैं जिससे हमें डाटा कलेक्ट करना होता है, बल्कि उसके सराउंडिंग में किसी पर्सन से हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं. वो कोई भी हो सकता है, उसका नेबर हो सकता है, उसका बॉस हो सकता है, उसका कोई भी हो सकता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम एग्जाम्पल कंसिडर की थी वर्कर की, एक कंपनी में वर्कर है एंड उसका एम्प्लॉयर है. ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या बात हो रही है यहाँ पे कि हमें डाटा चाहिए इकोनॉमिक कंडीशंस पे, और इकोनॉमिक कंडीशंस को जानने के लिए सपोज हम इनकम की बात कर रहे हैं और हमें क्या चाहिए, हमें 50 लोगों की इनकम चाहिए. अब 50 लोगों की जो इनकम हमें चाहिए फ्रेंड्स, वो हमें कैसे मिलेगी, उसके लिए हम डायरेक्टली वर्कर के पास नहीं जाके हम किसके पास जाएंगे, हम जाएंगे उसके बॉस के पास, उसके एम्प्लॉयर के पास, और उससे हम क्या करेंगे, उन 50 वर्कर्स का डाटा कलेक्ट करेंगे. तो कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए, हमें एक एक वर्कर के पास जाकर उसकी इनकम पूछनी नहीं पड़ेगी, बल्कि हम डायरेक्टली क्या करेंगे, बॉस के पास जाएंगे एंड उनसे उनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में सारी डिटेलिंग ले लेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बात करते हैं यूजेबिलिटी की. तो यूजेबिलिटी में क्या है फ्रेंड्स, कि यहाँ पे हम लार्ज फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है, लार्जर एरिया को हम कवर कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमें सिंगल पर्सन से डाटा लेना है. तो अब जब सिंगल पर्सन से डाटा लेने की बात है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ 50 वर्कर्स का ही डाटा चाहिए. अगर हमें 1000 वर्कर्स का भी डाटा चाहिए तो वो एट वंस, क्योंकि जो कंपनीज होती है उन्होंने अपना एक पूरा डाटा सेट फ्रेम करके रखा होता है, तो हमें एट वंस वो 1000 पर्सन, जो 1000 वर्कर्स हैं, उनका डाटा मिल जाएगा. तो कितना ईजी हो जाएगा हमारे लिए. ठीक है ना. सेकेंड पॉइंट, हम इस मेथड को कब यूज करते हैं, जब हमारा जो रिस्पोंडेंट है वो अप्रोचेबल ना हो. ठीक है, मतलब हम उसको अप्रोच नहीं कर सकते हैं. तो इसीलिए अगर हम डायरेक्टली उसको अप्रोच नहीं कर सकते हैं तो हमें उसको कैसे अप्रोच करना पड़ेगा, इनडायरेक्टली. अब हम डायरेक्टली क्यों अप्रोच नहीं कर सकते, हो सकता है कि वो हमें जो उसका टाइमिंग है वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा हो, जिसकी वजह से वो हमें डाटा नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा हो, या हम डायरेक्टली वर्कर के पास जाने की हमें परमिशन ना हो, ड्यू टू विच हम डायरेक्टली उसके पास नहीं जा सकते. तो कुछ भी, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं डायरेक्टली अप्रोच नहीं करने के. अब तीसरा जो इसका जो हमारा यूजेबिलिटी है वो ये है कि अगर रिस्पोंडेंट, मतलब टाइम भी है और हम जा भी सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन रिस्पोंडेंट जो है वो कैपेबल नहीं है रिस्पॉन्सेज देने के. क्या कहने का मतलब है कि मतलब जो रिस्पोंडेंट है दैट इज नॉट कैपेबल, वो कैपेबल नहीं है. अब रिस्पोंडेंट जो है वो कैपेबल नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स, रिस्पोंडेंट कैपेबल नहीं है का मतलब हुआ कि जो हमारा रिस्पोंडेंट है वो या तो इलिटरेट है, ठीक है, या तो वो क्या है, वो इग्नोरेंट पर्सन है, और ड्यू टू विच वो क्या कर रहा है, हमें डाटा प्रोवाइड नहीं करवा सकता. तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, उस केस में भी हमें इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, उसके किसी नोन पर्सन के पास जाके हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है फ्रेंड्स, और हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट आता है यूजेबिलिटी का, दैट इज कि जब हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन है वो कॉम्प्लेक्स है. मतलब कि क्या मतलब है कॉम्प्लेक्स होने का, इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो भी हमें डाटा कलेक्ट करना है
वो डाटा हम जिससे भी कलेक्ट कर रहे हैं वो कोई ऐसी एसोसिएशन है या कोई ऐसी चीज है जहां से डाटा कलेक्ट करना इजी नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहे हैं आप? अब इजी नहीं है का क्या मतलब है? यहाँ पे हम कह सकते हैं इजी नहीं है से हमारा ये मतलब है कि जैसे सपोज आपको क्राइम रेट पे डाटा कलेक्ट करना है, तो जब बात क्राइम रेट की आती है तो आप मुझे बताइए कि क्या कोई भी पर्सन क्या ये बताएगा कि मैं क्रिमिनल हूँ, मैंने ये क्राइम किया है? कोई भी नहीं बताएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरह के डाटास को अगर हमें कलेक्ट करना है, या कोई अल्कोहलिक है या कोई स्मोकर है, तो क्या वो हमें रिवील करेगा? अगर हम उससे पूछेंगे कि आप अल्कोहलिक हो, आप स्मोकर हो, क्या वो हमें रिवील करेंगे फ्रेंड्स? कभी भी नहीं करेंगे। तो उस केस में भी हमें क्या करना पड़ता है? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का यूज करना पड़ता है, विच मीन्स कि हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें डायरेक्टली उस पर्सन से नहीं बल्कि उसके किसी और रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप डिस्कस करते हैं इसके मेरिट्स को, ठीक है, और डीमेरिट्स को। तो फर्स्ट मेरिट जो है वाइड कवरेज, जो कि आपने यूजेबिलिटी में भी पढ़ा कि ये ज्यादा एरियाज को एट वंस कवर कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है लेस एक्सपेंसिव। अब अगर आपको एक ही एरिया में जाके 10 या 20 लोगों का डाटा एट वंस मिल जाएगा तो ऑब्वियसली ये क्या रहेगा? लेस एक्सपेंसिव रहेगा, क्योंकि अगर आपको इंडिविजुअली एक एक पर्सन के पास जाना होगा देन इट वुड बी मोर एक्सपेंसिव बिकॉज इट विल टेक मोर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम बिल्कुल नहीं लेगा और ये लेस एक्सपेंसिव होगा। एक्सपर्ट ओपिनियन, कहते हैं कि अगर आपके इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन को कोई एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाए तो ये डाटा जो है मार्वलस डाटा बन जाता है, मतलब एकदम टॉप क्लास का डाटा बन जाता है अगर इसको एक्सपर्ट ओपिनियन। वैसे ये बहुत अच्छा डाटा सेट होता है, लेकिन अगर किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन इसको मिल जाए तो फिर तो इस तरह के मैथडोलॉजी को, इस तरह के डाटा कलेक्शन के तरीके को हर कोई यूज करना चाहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है फ्री फ्रॉम बायस, और ये मेथड ऐसा है जो फ्री फ्रॉम बायस है, इसमें बायस्डनेस जो है वो नहीं है। ठीक है, और ये बहुत ही सिंपल मेथड ऑफ कलेक्शन है। सिंपल क्यों है? क्योंकि डायरेक्टली आपको एक ही जगह पे जाना है और वहीं से आपका सारा का सारा डाटा कलेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं डीमेरिट्स की। तो डीमेरिट्स में कहा जाता है दैट इट इज लेस एक्यूरेट। नाउ व्हाई इट इज लेस एक्यूरेट? अब लेस एक्यूरेट क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि हमें डाटा कलेक्ट करना है और हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जिसका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उससे जाके हम पूछ नहीं रहे हैं, बल्कि हम किससे पूछ रहे हैं? हम इनडायरेक्टली किसी थर्ड पर्सन के पास जाके तो उससे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो थर्ड पर्सन है वो हमें बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देगा, है ना फ्रेंड्स? वो हमें इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है, तो इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन कैसी हो जाती है? लेस एक्यूरेट। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि ये बायस्ड है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो दोनों चीजें लिख दी, एट वन यू आर सेइंग कि ये जो है फ्री फ्रॉम बायस है, मींस अनबायस्ड है, एंड दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि ये बायस्ड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक चीज पे फोकस करने की नीड है, और वो क्या है? वो है इस पे। यहाँ पे मैंने लिखा है इन्वेस्टिगेटर, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैंने लिखा है विटनेसेस। अब इन्वेस्टिगेटर कौन है? जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो डाटा कलेक्ट कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और विटनेसेस कौन है? जिससे डाटा कलेक्ट करें, वो थर्ड पर्सन जो हमें सेकंड पर्सन की इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो है विटनेस। अब जो इन्वेस्टिगेटर है वो उसको जैसा डाटा दिया जाएगा वो सेम एज इट इज डाटा को नोट डाउन करेगा, वो कहीं पे भी अपनी खुद का फेवरिज्म वहां पे शो नहीं करेगा। लेकिन वहीं जब दूसरी तरफ हम बात करते हैं विटनेस की, तो विटनेस के बारे में वी आर नॉट श्योर कि वो अनबायस्ड होके ही हमें इंफॉर्मेशन देगा, हो सकता है कि वो बायस्ड हो जाए। ठीक है ना, तो अगर विटनेस हमारा बायस्ड हो जाता है तो हमारा डाटा जो कलेक्शन है वो सारा का सारा गड़बड़ हो जाएगा, और अगर बायस्ड इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, बायस्ड डाटा कलेक्ट होता है, तो डेफिनेटली जो हमारी कंक्लूजन्स है वो भी कैसी हो जाएंगी? डाउटफुल हो जाएंगी। ठीक है, तो मीन्स हमें एक्यूरेट कंक्लूजन्स नहीं मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स। अब जहां तक बात है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज एंड कॉरेस्पॉन्डेंट्स, ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ मीनिंग इसका, तो आज इसकी भी हमें यूजेबिलिटी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पे फोकस करना है। तो मीनिंग को एक बारी फिर से आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? जब हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं लोकल सोर्सेज से, मीन्स कि अगर मुझे सपोज किसी 4 या 5 एरियाज का डाटा चाहिए और उन 5 एरियाज के लोकल पर्सन्स को मैंने क्या कर लिया है? हायर कर लिया है, और मैं उनको कुछ अमाउंट, कुछ पेमेंट उनको दे दूंगी और उनको बोलूंगी कि आप मुझे जो है डाटा कलेक्ट करके
दे दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब वो मुझे डाटा कलेक्ट करके क्या करेंगे, दे देंगे। अब कैसे कलेक्ट करेंगे, वो हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपने अपने एरिया का डाटा मेरे पास लेकर आएगा। तो उस तरह की जब डाटा कलेक्शन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स। अब इसकी यूजेबिलिटी का है जहाँ पे हमें रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूस इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अब देखो, अगर आपको किसी एरिया की रेगुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, अब रेगुलर इन्फॉर्मेशन के लिए आप खुद तो डेली डेली नहीं जा सकते हो ना, तो आपने क्या कर दिया, एक लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट को हायर कर दिया और उसको कहा कि आपने डेली का ये डाटा कलेक्ट करना है, डेली की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और डेली मुझे सेंड करनी है। ठीक है, तो उस केस में ये जो है यूज किया जाता है। ऑब्वियसली मैं 7 एरिया, 10 एरिया, 20 एरिया, 50 एरिया एट अ टाइम डिस्कस कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उन 50 एरिया पे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो हैं वो रखे हैं और मेरे कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो हैं वो मुझे वहां से उन 10-20 एरिया से डाटा जो है वो दे रहे हैं, मुझे खुद पर्सनली नहीं जाना पड़ रहा। तो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैसी आ गई, लार्ज आ गई। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड। अब जब हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की बात आती है तो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो है वो इसमें नहीं चाहिए होती है फ्रेंड्स। ये नॉट के ऊपर फोकस कीजिएगा कि हमें यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं चाहिए होती है, क्योंकि हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए और इंफॉर्मेशन को फिर से दोबारा इन्वेस्टिगेटर जो है खुद पॉलिश करके लोगों के सामने लाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये इस तरह का जो डाटा है वो यूजुअली किसके काम आता है, कौन उनको इस्तेमाल करते हैं, लाइक जर्नल्स, मैगजीन्स, रेडियोज एंड योर टीवी चैनल्स। ठीक है, तो ये सब लोग जो है इसका ज्यादा यूज करते हैं। अब इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो मेरिट्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहला है कि ये इकोनॉमिकल है, मींस इसमें खर्चा कम आता है, कॉस्ट कम होती है। क्यों? क्योंकि हमें एक ही जगह पे अगर बैठे बैठे कम टाइम में 20 के 20 एरिया का डाटा जो है इजीली मिल जाता है, हमारा टाइम बिल्कुल भी इसमें नहीं जाता और इनकम भी, पैसे भी हमारे क्या होते हैं, कम जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसी के बाद सेकंड हमारे पास आता है वाइड कवरेज। जैसे कि मैंने कहा कि एक ही टाइम पे 20 एरियाज को कवर कर रहा है, जब एक ही टाइम पे 20 एरियाज को कवर कर रहा है तो वाइड कवरेज हो जाती है। कॉन्टिन्यूटी भी है क्योंकि डेली का अपडेट चाहिए। ठीक है, अब जैसे न्यूज चैनल है, उन्होंने क्या किया है, 10 डिफरेंट एरियाज में अपने रिपोर्टर्स रखे हैं और वो रिपोर्टर्स क्या है, कॉन्टिन्यूसली हर डे का डाटा जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो उनको प्रोवाइड करवाते हैं और फिर जो कंपनी है, न्यूज चैनल है, वो उसको क्या करता है, आगे रिपोर्ट की फॉर्म में बना के पब्लिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देन कम्स स्पेशल पर्पस। हाँ, समटाइम्स क्या होता है, ये इस तरह की मेथोडोलॉजी को कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए भी यूज किया जाता है। स्पेशल पर्पस मीन जैसे सेंसस है या सर्वे, तो अगर सेंसस करना है तो उसके लिए क्या होगा, सेंसस को अभी फर्दर हमें आगे इलाबोरेटिव वे में पढ़ना है, बट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सेंसस में क्या करेंगे, ये सेंसस के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, कि वो क्या करेंगे, आपके पास जो भी सेंसस के एक इन्यूमरेटर्स होते हैं वो अपने आगे फर्दर क्या करेंगे, और इन्यूमरेटर्स को हायर करेंगे एंड वो अपने आगे फर्दर और इन्यूमरेटर्स को हायर करेंगे, एक चेन फॉर्म में चलेंगे और उस चेन फॉर्म में चलने की वजह से वो हर एक एरिया की कवरेज जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि सेंसस का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी डिक्लेयर होना होता है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो इसीलिए उस केस में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब डीमेरिट्स की बात आ रही है। तो डीमेरिट्स में क्या है, नंबर 1 इज एब्सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी। इस तरह के डाटा में समटाइम्स क्या होता है कि जो ओरिजिनलिटी है वो मिस हो जाती है, क्योंकि जो रिपोर्टर हमें रिपोर्ट दे रहा है समटाइम्स दैट इज एक्यूरेट एंड समटाइम्स दैट इज नॉट। क्योंकि उसमें हमने, जैसा कि हमने पीछे यूजेबिलिटी में भी पढ़ा, कि हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ओरिजिनलिटी कम हो जाती है। देन कम्स नो यूनिफॉर्मिटी। डाटा जो है वो एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि डिफरेंट एरिया से डाटा हमारे पास आएगा, तो डिफरेंट एरिया से जो डाटा आ रहा है वो यूनिफॉर्म डाटा नहीं होगा, वो हर एक एरिया का डाटा अलग अलग होगा। देन कम्स पर्सनल बायस। अब हाँ, जो बिल्कुल सबसे लोअर लेवल पे हमने इन्वेस्टिगेटर, इन्यूमरेटर लगाया है, उसकी पर्सनल बायसनेस अगर आ जाती है तो सारा काम गड़बड़ हो सकता है। तो आई होप मैंने आपको ये क्लियर किया होगा। एक्यूरेसी इज लेस, तो आपको सबको पता ही है, आई डोंट थिंक मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि इस तरह के डाटा में एक्यूरेसी कम हो जाती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद फील्ड में जाके डाटा को कलेक्ट नहीं करता है। तो आई होप मैंने आपको ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर किए होंगे। आपका जो है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन भी। तो अगर कहीं पे कोई डाउट है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे पूछ लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो
तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, बिकॉज अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।